We all are consumers, and the only thing important to us is the point of our maximum satisfaction. हम पूरी लाइफ कंज्यूम करते हैं, और इस कंजम्पशन करने का जो पर्पस होता है हमारा, वो क्या होता है? अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। यानी कि हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर हमारा जो हमारी गिवन इनकम है उसको खर्च करके हम अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सकें। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पर बेस्ड है। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसका आज हम टॉपिक 2.3 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो इस तरह से है। 2.1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, इंट्रोडक्शन टू कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। 2.2 ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 2.3 यानी कि जो आज हम पढ़ेंगे वो है ये वाला टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये 5 टॉपिक हैं। इसके बाद 2.6 जो आता है वो आता है इस चैप्टर का एग्जाम सीरीज, वो भी आएगा। और एक खास बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी टॉपिक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप जिस टॉपिक को चाहें आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप केवल उस लिंक को प्रेस करके उस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज का टॉपिक 2.3 के साथ आए हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जानना चाहते हैं कैसे निकालते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? पहली बात अगर ये देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। ये तो हो गया एक बात। इसको कैसे निकालें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आया कि नहीं आया। अब इसके निकालने के 2 तरीके हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 2 तरीके। नंबर 1 क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इसकी हेल्प से हम लोग ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है ये भी, लेकिन जो ये वाला टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये इससे नेक्स्ट वाली टॉपिक में, नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा, जिसका नंबर होगा 2.4। तो अभी के लिए हम जो पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस, इन दोनों में फर्क क्या है बेसिकली देखते हैं। जो आज हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस, इसके अंदर हम लोग सिंगल गुड और टू गुड्स, इन 2 का डिस्कशन करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। हम चाहें तो सिंगल गुड के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल लें, या एक कंज्यूमर एक साथ 2 तरह के गुड कंज्यूम कर रहा है, उस केस में भी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि जो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें हम हर बार केवल 2 गुड्स का ही डिस्कशन करते हैं। इसमें सिंगल या ट्रिपल या क्वाड्रुपल इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका एक अदर नाम होता है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो जब भी मैं इस चैप्टर में यूटिलिटी एनालिसिस वर्ड बोलूं तो आप समझ लीजिए कि मैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल रहा हूं। तो दोनों एक ही बात है, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। तो आगे देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर यूटिलिटी एनालिसिस और एमयू एनालिसिस। शॉर्ट में हमने लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को एमयू एनालिसिस। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या होता है ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट और सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज गेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज और हर लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम। हर कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है,
उस लिमिटेड इनकम को खर्च करते हुए वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकता है। तो जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन में उसको अचीव करेगा, वही पॉइंट हमारे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो जो ये वर्ड है ना इक्विलिब्रियम, इसका सिंपल सा मीनिंग है बेस्ट सिचुएशन। इक्विलिब्रियम का शॉर्ट में याद रखने का क्या है कि बेस्ट सिचुएशन फॉर अ कंज्यूमर। आगे देखते हैं। वंस इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज हिज और हर वेज ऑफ कंज्यूमिंग। क्या मतलब? एक बार कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो वो जिस क्वांटिटी से इक्विलिब्रियम उसको मिला है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है, उस क्वांटिटी से कभी भी कम या ज्यादा नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसको बेस्ट ऑलरेडी मिल रहा है। अगर वो उस क्वांटिटी से ज्यादा करेगा या कम करेगा, दोनों ही केस में उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम से ना होकर के कम हो जाएगा। तो कम तो वो चाहेगा नहीं। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा ये आप बात ध्यान में रखें कि एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो फिर अब वो कंज्यूमर अपना क्वांटिटी कम या ज्यादा नहीं करेगा। फिर क्या लिखा हुआ है? हेयर डिस्पोजेबल इनकम मीन्स दैट पार्ट ऑफ वंस टोटल इनकम विच इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। उसकी इनकम का उतना हिस्सा जो खर्चे के लिए अवेलेबल है, खर्च करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। हमने यहाँ पर ना देखो, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, हमने यहाँ पे इनकम वर्ड नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम लिखा है। डिस्पोजेबल का मतलब इनकम का वो वाला पार्ट जो कि एक्सपेंडिचर करने के लिए अवेलेबल है। एक एग्जाम्पल सुनिए। किसी कंज्यूमर की इनकम मान लीजिए 50,000 रुपीज है पर मंथ, और उसको हर महीने 10,000 रुपीज होम लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। तो अब उसकी इनकम तो रहेगी 50,000, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी? 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000। तो 40,000 को ही, उस वाले पार्ट को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, हाउ टू फाइंड आउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कैसे निकालते हैं जी इसको। अब इसके तरीके हैं कि विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी फाउंड आउट इन टू डिफरेंट सिचुएशन। नंबर 1, when only one commodity is consumed, and second, when two different commodities are consumed। तो यहाँ पे दोनों आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इससे पहले वाली स्लाइड में, कि जो यूटिलिटी एनालिसिस या फिर हम कहें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसकी हेल्प से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं, तो दो केस में हम निकाल सकते हैं। या तो कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, या कंज्यूमर एक साथ दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। तो हम वन बाय वन दोनों को अटेंड करेंगे। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। अब यहां पर हम सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है एक कंज्यूमर, ऐसा अज्यूम करके हम लोग निकालते हैं कि उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे काउंट करते हैं। देखिए, की पॉइंट्स। नंबर 1, हियर वी अज्यूम दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली अ सिंगल कमोडिटी। हम यहाँ पे केवल एक ही बात कर रहे हैं, एक ही गुड्स की बात कर रहे हैं, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। नंबर 2, from each successive unit consumed, as long as consumer is getting more satisfaction, है ना, then the price paid by him, he will continue buying the more quantity of that commodity। satisfaction को हमने यहाँ पे लिखा MUX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। जब तक उस पर्टिकुलर यूनिट से मिलने वाला MUX उसके प्राइस यानी कि PX से ज्यादा रहेगा, तब तक कंज्यूमर उस क्वांटिटी को बाई करेगा। इन दूसरे वर्ड में, आसान वर्ड्स में सुन लीजिए कि आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा है, और आपको लग रहा है कि आइसक्रीम खाने से मेरे को 10 रुपीज़ के इक्वल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और आइसक्रीम का प्राइस है मान लीजिए 8 रुपीज़। तो क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है उसके प्राइस से, तो आप आइसक्रीम को परचेज भी करेंगे और खाएंगे भी। यही बात यहाँ पे हमने थोड़ा एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज में यहाँ पर हमने लिखी हुई है कि जब तक एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करता है ना कंज्यूमर, तो जब तक उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उस गुड के प्राइस से ज़्यादा है, तब तक वो कंज्यूम करेगा और वो कंज्यूम करता रहेगा। तो ये एक बात हुई याद करने लायक। और देखते हैं, इसी बात को एक जरा ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए जो आइसक्रीम आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं, मान लीजिए उसका प्राइस है 5 रुपीज़। करेक्ट, हमने यहाँ पे 5 लिखा और एक ऐसे लाइन खींच दी कि चाहे आप एक क्वांटिटी खरीदें, दो आइसक्रीम खरीदें, 3 खरीदें, 4, सो ऑन,
हर एक आइसक्रीम का प्राइस 5 ही है। ऐसा नहीं है कि वो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा तो प्राइस कम हो गया, कभी कभी होता है ना ऐसा, तो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं कुछ अज्यूम किया, सिंपल माना कि प्राइस फिक्स है, वो है 5 रुपये। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम किया और आपको मान लीजिए फर्स्ट आइसक्रीम से 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए। ऐसे ही आपने सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम की, उससे आपको 7 का सेटिस्फेक्शन, 7 रुपीज के इक्वल का सेटिस्फेक्शन मिला, देखते हैं इसको भी। अब आपने थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम की, उससे आपको 6 रुपीज के इक्वल आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इसको भी देखते हैं। करेक्ट। अब आपने क्या किया, फोर्थ आइसक्रीम कंज्यूम की, अब आपको उससे 5 के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिला, इस तरह से। अब देखिए, क्या आप फर्स्ट वाला आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे? देखिए ध्यान से ग्राफ पर, क्या फर्स्ट वाला आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे? आपको मिल रहा है 8 रुपीज के इक्वल सेटिस्फेक्शन, आपको खर्च करने पड़ रहे हैं 5 रुपए, तो आप करेंगे ना, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे ही आप सेकंड वाला भी करेंगे कि 7 रुपीज का इक्वल का आपका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और करने पड़ रहे हैं खर्च रुपए 5, ये भी करेंगे आप। थर्ड वाला आइसक्रीम भी आप परचेज करेंगे, बिकॉज उससे सेटिस्फेक्शन आपको 6 रुपीज के इक्वल मिल रहा है, लेकिन आपको खर्च करना पड़ रहा है 5 रुपीज, ये भी ज़्यादा है, इसलिए हम ये भी कंज्यूम करेंगे। 5 वाला जो है, सॉरी, जो फोर्थ वाला आइसक्रीम है, ये आप, इससे आपको 5 रुपीज के इक्वल ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और 5 रुपीज ही आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ तक जो इस वाले पॉइंट पर आपका सेटिस्फेक्शन है, ये बिल्कुल इक्वल इक्वल है ना। क्या हुआ कि इसको हम बोलेंगे कि फोर्थ वाले आइसक्रीम से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इज जस्ट इक्वल टू द प्राइस ऑफ फोर्थ वाला आइसक्रीम। करेक्ट। तो अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें, देखिए जरा कैसे करेंगे। हमने कनेक्ट किए सारे डॉट्स को और हमने देखा कि ये फर्स्ट से लेकर के फोर्थ वाला जो आइसक्रीम है, यहाँ तक हमको सेटिस्फेक्शन या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जितना हमने प्राइस पे किया उतना ही हमको सेटिस्फेक्शन मिला। अब इसके बाद अगर हम कंज्यूम करें, मान लीजिए हमने फिफ्थ वाला आइसक्रीम कंज्यूम किया, तो अब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 5 से कम होगा। मान लीजिए उससे हमको मिला 4 रुपीज के इक्वल का सेटिस्फेक्शन। देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए, क्या आप फिफ्थ वाला आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे? आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है 5 रुपीज का, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ओनली 4, तो आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा है, तो आप ये वाला परचेज नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे खास बात सामने आई हमारे, क्या ये जो पॉइंट है ना, देखिए आप एक बात और मैं बताऊं, ये जो हमने ग्राफ, ये जो कर्व बनाया हमने, इस कर्व को क्या बोलते हैं? इस कर्व को हम बोलते हैं MUX। मैं लिख देता हूं, दिस इज आर MUX। और ये जो हमने एक जो ये वर्टिकल, सॉरी, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस, ये हमारा क्या है, इसका नाम है PX, यानी कि X गुड का प्राइस। इसको भी लिख देते हैं PX। तो जहां पर हमारा MUX और PX इक्वल इक्वल हो, वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये अब जो पॉइंट हुआ, लेट्स से इसका हमने नाम डाला पॉइंट E। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मानेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग, जहां पर MUX और PX इक्वल है, इसको हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मानेंगे। तो हमने जो इस सेंटेंस में पढ़ा था, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम्ड, as long as consumer is getting more satisfaction, MUX, than the price PX paid by him, he will continue buying the more quantity of that commodity। तो हमने वही बात यहाँ पे देखी, जब तक हमारा MUX PX से ज़्यादा रहेगा तब तक वो कंज्यूम करेगा, जब वो इक्वल इक्वल हो जाएगा वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और उसके बाद वो कंज्यूम नहीं करेगा। इस वाले एग्जांपल में कंज्यूमर केवल 4 आइसक्रीम ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। 5वीं आइसक्रीम, 5th आइसक्रीम वो कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइंड यू, हियर द लॉ ऑफ DMU, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इज ऑल्सो डूइंग इट्स वर्क विद ईच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम। आपने गौर किया हो, ये जो हमारा MUX वाला कर्व है, ये देखो फॉल कर रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेरा कर्सर फॉलो कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉल कर रहा है। तो यही बात हमने इससे लास्ट वाली क्लास में देखा था, जो लॉ ऑफ DMU बोलता है कि हमारा
मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो फॉलिंग शेप में होता है। अगर इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऐसे फॉल करेगा। तो यही हमने बात को यहाँ पर प्रूव किया। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड वाले पॉइंट में लिखा हुआ था कि प्राइस रिमेन सेम बट MU फ्रॉम द कमोडिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। प्राइस तो हमारा सेम है, पहला आइसक्रीम भी 5 रुपए का था, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, लेकिन जो MU है वो MU हमारा फॉल करता है। जैसे जैसे हम लोग एक के बाद एक आइसक्रीम खाते चले जाएंगे तो हर एक सक्सेसिव आइसक्रीम यानी कि हर एक नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा कम होता चला जाएगा। यही तो लॉ ऑफ DMU कहता है और यही बात हमने यहाँ पर शो की अभी। ठीक है, और देखते हैं पॉइंट नंबर 4। Therefore, the consumer will keep on buying the successive units to the point where the price paid by him does not exceed the satisfaction received by him. दूसरे वर्ड में, सिंपल भाषा में, जब तक हमारा MUX PX से ज्यादा है या MUX PX के इक्वल टू है तब तक कंज्यूम हम करेंगे। जब हमारा MUX PX से कम हो जाए तब हम कंज्यूम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पॉइंट का मतलब है इसका। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं स्लाइड का। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM इज ऑलवेज 1 एंड इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। ये जो हमने यहाँ पे ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करी, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X या आइसक्रीम उसकी बात नहीं कर रहे हम पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे का MU कितना होता है। तो इकोनॉमिक्स में हमने इस चैप्टर में अज्यूम कर लिया कि जो मनी है, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी एक है, हमेशा सिंगल 1। MUM इज इक्वल टू 1। फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग MUX या MU फ्रॉम आइसक्रीम या MU फ्रॉम चॉकलेट वो बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मनी आया था ना, प्राइस, जो प्राइस है ग्राफ पर, ये प्राइस तो मनी में होगा ना। तो MUM इज ऑलवेज 1 और एक कांस्टेंट होता है, चाहे आप फर्स्ट यूनिट खरीदें चाहे आप 5th यूनिट खरीदें, वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे प्राइस कांस्टेंट है ऐसे ही MUM हमारा कांस्टेंट रहता है। और प्राइस तो कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, किसी चीज़ का प्राइस कम है, लेकिन MUM हमेशा 1 रहता है, ऐसा हमने यहाँ बताया। इट डज नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है जी, इन सभी पॉइंट्स को हम अगली स्लाइड में भी एक बार और देखेंगे, हमको और क्लैरिटी आएगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, वही जो पॉइंट था लास्ट वाली स्लाइड में जो हम बात कर रहे थे वही कंटिन्यूड है। इस सिंगल कमोडिटी केस में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालें, देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज वेयर MUX इज इक्वल टू PX। देखिए जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था ना, मैं बैक कर रहा हूँ स्लाइड को, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आप देखिएगा ध्यान से। देखिए इस ग्राफ में जो ये पॉइंट E था, यही हमारा पॉइंट है जहां पर हमारा MUX और PX इक्वल है दोनों। इसी को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड का फर्स्ट लेटर E से ही हमने यहाँ पे E लिख करके यहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिनोट किया है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मेरा कर्सर अभी हल्का सा मूव कर रहा है, यही हमारा MUX इज इक्वल टू PX वाला पॉइंट है जो हमने अभी स्लाइड में डिस्कस किया। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज वेयर MUX इक्वल टू PX। ठीक है जी, ये अब कंडीशन है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इसी से हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसी कंडीशन को हम लोग एक और ढंग से भी लिख सकते हैं, कैसे देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज वेयर MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। ठीक है, आपको ये दोनों ही बातें याद रखनी है। कहीं कहीं पर तो ये वाला फार्मूला यूज होगा और हम लोग कहीं कहीं पर इस वाले फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो MUX इक्वल टू PX, जहां पे ये पॉइंट प्रूव हो जाए तो वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। जहां पर MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM हो जाए, ये भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि इन दोनों फार्मूले में जो बातें हमने लिखी उनका मीनिंग और क्या क्या है। देखिए पहला आया PX। PX क्या है जी, देखो PX यहाँ पर भी आ रहा है और PX यहाँ पर भी आ रहा है। PX का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ गुड X। अब वो गुड X आइसक्रीम है, चॉकलेट है, एयर कंडीशनर है, एरोप्लेन है, वट एवर, कुछ भी है, चाहे गुड X हमने कॉमन नाम रख दिया, उसका प्राइस को हम लोग PX बोल रहे हैं। MUX क्या है, MUX है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। गुड X की
फर्स्ट सेकंड या थर्ड जिस यूनिट पर हम अभी हैं उस यूनिट को कंज्यूम करते हुए हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम बोलेंगे MUX, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। और देखते हैं, अब यहां पर आया था MUX अपॉन PX, इसका क्या मीनिंग है जी, तो वो भी हमने लिख दिया। MUX अपॉन PX का मतलब है MUX रिसीव्ड फ्रॉम ईच रुपी स्पेंट। अगर आइसक्रीम 5 रुपए की थी और हमको फर्स्ट आइसक्रीम से 8 रुपीज का इक्वल सेटिस्फैक्शन मिला, तो हमको हर 1 रुपए पे कितना मिला। सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट आइसक्रीम के लिए हमने 5 रुपए पे किए और उससे हमको 8 रुपीज का इक्वल का सेटिस्फैक्शन मिला। दैट मीन्स हमारा MUX तो हुआ 8 और PX क्या हो गया 5। तो हमको 1 रुपए से हर एक, हमने उस आइसक्रीम पे 5 रुपए खर्च किए, तो हमको हर 1 रुपए से कितना एवरेज सेटिस्फैक्शन मिला, तो हम क्या करेंगे 8/5। दैट मीन्स जो भी आएगा 1.6 आएगा, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हुआ MUX अपॉन PX। तो MUX की जगह पे क्या आया 8 रुपीज, PX की जगह पे क्या आया 5 रुपीज, जो कि प्राइस था 8/5 इक्वल टू 1.6। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि MUM हमेशा क्या होता है 1। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि MUX अपॉन PX तो क्या आ रहा था अभी हमारा 1.6 और MUM हमने बोला 1, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, 1.6 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1.6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, यस वी विल बाय द आइसक्रीम बिकॉज MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन 1, यानी कि MUM से बड़ा है वो। ठीक है, इस पॉइंट को और क्लैरिटी आएगी, आप आराम से देखते रहिए इस क्लास को, जितने पॉइंट्स अभी आने वाले स्लाइड्स में हैं ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम से याद हो जाएंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। आप इसको ना टेक्निकली देखोगे कि यार बड़ा फार्मूला है, ऐसा मैं बता रहा हूँ फार्मूले के हिसाब से फिट करके, ये पढ़ाने के हिसाब से इस तरह से बताना ज़रूरी होता है, इसलिए इस ढंग से बताने का हमारा ड्यूटी है। लेकिन अगर आप इसको कॉमन ढंग से समझेंगे ना अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, तो बहुत आसान है। मैंने आपको बहुत सिंपल सा बात बताया, आपने आइसक्रीम के लिए 5 रुपए खर्च किए, आपको उससे 8 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऊपर वाले फार्मूले में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा MUX की जगह 8 और PX की जगह क्या लिखूंगा मैं 5। तो 8 इज इक्वल टू 5 नहीं है, तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यानी कि मैं आइसक्रीम खरीदूंगा। कब तक खरीदूंगा, जब तक यहाँ पे आने वाली फिगर इस पे जो कि 5 है हर बार उसके इक्वल टू ना हो जाए। ऐसे ही मैं नीचे आ गया, मैंने क्या क्या बोला, आइसक्रीम खरीदी 5 रुपए की, PX क्या है मेरा 5 और उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिला 8 रुपीज के इक्वल, यानी कि मेरा MUX कितना है 8। तो MUX 8 अपॉन PX 5, 8/5 क्या हो गया 1.6। तो क्या 1.6 इक्वल टू है 1 के, क्योंकि मैंने बताया था MUM आपका हमेशा 1 होता है। तो हम कहेंगे सर ये तो इक्वल नहीं है, 1.6 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ग्रेटर देन है तो अभी हम उस आइसक्रीम को परचेज करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक ये 1.6 वाली फिगर जो यहाँ पे हमारी आई थी ये कम हो करके 1 आ जाए। तो 1 जब ये 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना दोनों साइड, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और देखते हैं MUM का एक आपको क्लैरिटी की है क्या चीज़ है, फिर से एक बार देखते हैं। MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये तो उसकी फुल फॉर्म होगी। ये होता क्या है जी, ये बाइंग पावर ऑफ मनी होता है। ये मनी का कितना, मतलब जो मनी है वो कितना वर्थ का गुड्स परचेज कर सकता है, वो उसकी जो पावर होती है मनी की बाइंग पावर, उसको हम बोलते हैं MUM। और आसान भाषा में देखिए, सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच रुपी स्पेंट, हर 1 रुपए खर्च करने पे आपने कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट किया है, कितना सेटिस्फैक्शन आपने चाहा है कि मुझे मिले, तो उसी को हम बोलते हैं MUM। तो अब क्या चाहोगे कि हर 1 रुपए, चाहे आपने कुछ भी खरीदा, चाहे आपने कुछ भी परचेज किया, हर 1 रुपए खर्च करने से आप चाहोगे कि आपको उस 1 रुपए के बराबर का सेटिस्फैक्शन तो मिले, है ना, ना कम और ना ज्यादा मिले तो अच्छी बात है, पर कम तो बिल्कुल ना मिले। इसलिए हमने MUM की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर 1 रखी अपने इस टॉपिक में। तो MUM जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप 1 का यूनिट मान के चलिए, आपको समझने में और याद करने में बड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, और देखते हैं जी, जो बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि ग्रेटर देन हो जाए, लेस देन हो जाए, उसी बात को हम एक बार फिर से रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, यह है सिचुएशन, ये भी सिचुएशन है, तो या तो इस ढंग से बोल लीजिए
या इस वाले ढंग से बोल लीजिए, दोनों से एक ही बात है। तो क्या डिसीजन करेगा कंज्यूमर, क्या डिसीजन लेगा, खरीदेगा खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वट एवर, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एम। यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन है उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर फॉलो कर रहा है। तो अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा है एम यू एम से, या दूसरे अगर ढंग से देखें तो एम यू एक्स ज्यादा है पी एक्स से, है ना। मैं आपके लिए ना यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ना और अच्छे से समझ में आए। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 8/5 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 8 इज ग्रेटर देन 5। तो इसी बात को, एक ही बात को मैंने दो ढंग से लिख दिया। तो दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हो कि जो 8/5 है वो 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर 8 जो है ज़्यादा है 5 से। ये जो 1 क्या है एम यू एम, यहाँ पर 5 क्या है पी एक्स। दैट मीन्स आपने प्राइस तो किया पे 5, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 8 का, तो आपको यहाँ पर डिसीजन क्या होगा आपका, आप परचेज कर लेंगे। इसी तरह से सिचुएशन नंबर 2 में आते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल इक्वल हो जाए, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको भी, देखिए देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 5/5 इक्वल टू 1, है ना। जैसे आपने फर्स्ट आइसक्रीम, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे जो आपको मैं ये वाला जो एग्जांपल दे रहा हूँ पिछले वाली स्लाइड में जो हमने ग्राफ बनाया था उससे आपको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपने जब फोर्थ वाली आइसक्रीम खाई थी तो क्या लगा आपको कि आपको प्राइस कितना पे किया आपने, 5 रुपीज़ का, और सेटिस्फेक्शन कितना मिला 5 रुपीज़ के इक्वल ही। तो 5/5 इक्वल टू 1 हो गया ये, तो यहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ऐसे ही दूसरे ढंग से देखें, आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला 5 रुपीज़ के इक्वल, आपने प्राइस कितना पे किया वो भी 5 रुपीज़ था, दोनों इक्वल इक्वल हो गया ना। दैट मीन्स यस आप उस आइसक्रीम को, फोर्थ वाली आइसक्रीम को परचेज करेंगे। ही इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ही विल बाय दिस यूनिट ऑफ गुड एक्स। यहाँ पर भी वो परचेज करेगा उस वाली आइसक्रीम को, ठीक है। लास्ट देखिए, लास्ट रो में क्या है हमारे पास। अगर मान लीजिए वो जो कंज्यूमर है वो फोर्थ के बाद फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम करे और उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मिला केवल 4 का। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए यहाँ पर हमको सेटिस्फेक्शन मिला फिफ्थ वाली आइसक्रीम से 4 के इक्वल, प्राइस पे किया 5, तो 4/5 हो गया, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स करके 4/5 हो गया, वो लेस देन 1 है। ऐसे ही सामने देखें तो एम यू एक्स था 4, प्राइस था 5, वो 4 इज लेस देन 5। अब यहाँ पर हमको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन प्राइस से कम हो गया, इसलिए हम उस वाली आइसक्रीम को, दैट मीन्स फिफ्थ वाली आइसक्रीम को परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो ही विल नॉट बाय दिस यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो इस तरह से आपको जज करना पड़ता है, या तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए या फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। अगर आप सेकंड वाला करेंगे तो आपको एम यू एम की जगह 1 का यूनिट मानना होगा हमेशा, ठीक है। और आप क्या, इसका मतलब क्या हुआ, आप एम यू एक्स और पी एक्स इनकी वैल्यूज तो चेंज कर सकते हैं एज पर क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन एम यू एम की जगह आप हमेशा 1 मान के तभी आप एवेल्युएट करेंगे कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन है। अगर ग्रेटर देन है तो यू विल बाय, इक्वल टू है देन ऑल्सो यू विल बाय, लेकिन अगर लेस देन है तो यू विल नॉट बाय। ये आपको हमने इस स्लाइड में समझाया। इस स्लाइड को पॉज करके आप फिर से देखोगे ना एक बार तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये इसी के बेस पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो वो भी आपको अटेंड करने आने चाहिए। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, वही पहला वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। वही फार्मूला हमने फिर से लिखा ताकि आपको याद हो जाए, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। उसी बात को समझाने के लिए फिर से एक बार आपको हम बता रहे हैं, ताकि अगर इनकेस आपको पहले वाली स्लाइड में समझ में नहीं आए तो आप इस वाली स्लाइड से और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो ये स्लाइड है वो स्पेशल है क्योंकि इस स्लाइड में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ करके दिखाया है, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 बढ़ेंगे तो ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। देखिए पहला हमारे पास शेड्यूल आया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आइसक्रीम कंज्यूम की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन, पहली आइसक्रीम से कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला 8, फिर 7, फिर 6, कम हो रहा है ना लॉ ऑफ डीएमयू के वजह से। ये एक के बाद एक जब भी आप आइसक्रीम खाएंगे तो हर नेक्स्ट आइसक्रीम से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं 8 7 6 ये कम हो रहा है ना, सो ऑन। प्राइस कितना पे किया, प्राइस तो हर एक का इक्वल है 555, ऐसे ही प्राइस है हमारा। तो हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट आइसक्रीम पे हमारा एम यू एक्स ज़्यादा है, पी एक्स कम है।
तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन। मैं लिख देता हूँ एक बार, ये तीनों जो हमने अभी लिखे, ये तीनों चीजें ग्रेटर देन है। 8 ग्रेटर देन 5, 7 ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 5, तो वो तीनों क्वांटिटीज परचेस करेगा। फोर्थ पे आकर के हमने देखा कि 5 ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और 5 का ही उसने प्राइस पे किया, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू हो गया। दिस इज नाउ इक्वल टू, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हमने बोल्ड में लिखा, ये जो फोर्थ वाला आइसक्रीम में हमने कुछ अलग से ना डार्क कलर में दिखा रखा है ना, बोल्ड करके, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखें फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ का, तो क्या होगा देखिए, सेटिस्फैक्शन इज लेस देन प्राइस, सेटिस्फैक्शन इज लेस देन प्राइस, सेटिस्फैक्शन इज लेस देन प्राइस, तो वो परचेज नहीं करेगा। दैट मीन्स वो फोर्थ पर आकर रुक जाएगा। मैं लिख देता हूं फिर से, तो वो केवल इतना ही कंज्यूम करेगा ना, फोर आइसक्रीम ही कंज्यूम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम फोर्थ पर हो गया। ऐसे हमने यहाँ पे आपको प्रूव कर दिया। दैट मीन्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की कंडीशन हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई, जहां मेरा कर्सर अभी फ्लो कर रहा है, 5 इक्वल टू 5, एम यू एक्स और पी एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी बात को हम इस ढंग से दिखा रहे हैं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू एम के इक्वल टू कैसे होता है। देखिए, अब उसी टेबल को हमने बढ़ा दिया। अब जो आपको ध्यान देना है, केवल इन कॉलम्स की तरफ देना है। देखिए इन कॉलम्स पे, ठीक है, जहां मैंने ये लाइन बनाई है। तो अब हमने यहाँ पे निकाला एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, जो कि इस फार्मूले का पार्ट था। हमने इस वाले एम यू एक्स को इस वाले पी एक्स से डिवाइड कर दिया। 8 डिवाइडेड बाई 5 लिखा ना, 8 अपॉन 5 इक्वल टू 1.6, 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5 इक्वल टू 1.4, सो ऑन, सारे निकाल दिए। इस तरह से हमने हर आइसक्रीम की यूनिट की हमने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स सब वैल्यूज निकाल दी, 1.6, 1.4, 1.2, 1, सो ऑन। अब इसको हमने कंपेयर किया किससे, जो दूसरा पार्ट है फार्मूले का, जो है एम यू एम। तो एम यू एम यहाँ पे हमने लिखा, वो हमने आपको बता रखा है, वो हमेशा 1 होता है, तो 1 1 1 सब लिख दिया हमने। अब हमने कंपेयर किया क्या, कि यहाँ पर देखिए, क्या कंज्यूमर विल कंज्यूमर बाई, क्या कंज्यूमर उसको खरीदेगा, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं क्या, कि यस वो बाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो 3 डॉट है, दैट इज बिकॉज, यस बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 5, वो तो पुराने वाले मेथड के हिसाब से, और नए वाले मेथड के हिसाब से क्या है, 1.6 इज ग्रेटर देन 1। तो हमने दोनों बातें यहाँ पे लिख दी आपके लिए, कि आप चाहे अगर फर्स्ट वाला आप फार्मूला यूज कर रहे हैं तो वो लिख दिया कि जी 8 ग्रेटर देन 5, और आप सेकेंड वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो हमने लिख दिया 1.6 ग्रेटर देन 1। ये सारे ही लाइंस में हमने इसी तरह से शो कर दिया। तो दोनों ही बातों से आप कर लीजिए, आपका एक ही रिजल्ट आएगा कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फोर्थ वाली आइसक्रीम पर हो रहा है। कैसे देखते हैं यहाँ पे, तो जब फोर्थ पे आए तो क्या हुआ, फर्स्ट वाले फॉर्मूले के हिसाब से 5 इक्वल टू 5, देखो ना, ये वाला 5 इक्वल टू ये वाला 5, देन दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से 1, ये वाला 1 इक्वल टू ये वाला 1, तो हमने यहाँ पे ये सेम बात लिख दी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो येलो बॉक्स है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं भी आपको। इससे आगे हम कंज्यूम नहीं करेंगे, 4 पर ही रुक जाएगा, 5वीं आइसक्रीम नहीं खाएगा। तो 4 का आइसक्रीम का जो क्वांटिटी हुआ, उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। इन्हीं सब बातों को जरा अब एक ग्राफ पे देखते हैं। जो ग्राफ हमने पहले बताया था, अब उसी का रिफाइंड वर्जन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान है, वही बात हम बता रहे हैं यहाँ पर। पहली आइसक्रीम से उसको 8 के आसपास का मिला था, है ना, 8 का सेटिस्फेक्शन मिला था उसको, और फोर्थ वाली आइसक्रीम से उसको एग्जैक्टली 5 का सेटिस्फेक्शन मिला, जो कि प्राइस के इक्वल टू है। यही पॉइंट ई क्या है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हुआ जी। तो हमने क्या यहाँ पे स्टडी किया कि जब तक उसका एम यू एक्स ज़्यादा था प्राइस से, वो परचेस कर रहा था। कब तक, जब तक एम यू एक्स प्राइस के इक्वल टू ना हो जाए, यानी कि पॉइंट ई पर ना आ जाए। ये जो कर्व है ना, ये वाला कर्व है, ये एम यू एक्स ही तो है। देखो एम यू एक्स क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है। मैं आपसे कह रहा था ना कि 5 रुपये खर्च किया फर्स्ट आइसक्रीम के लिए, और उसको 8 रुपीज़ के इक्वल का सेटिस्फैक्शन मिला।
मैंने ऐसा नहीं बोला कि 8 सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने बोला 8 रुपीज़ के इक्वल, तो मैं उसको रुपीज़ की टर्म्स में बता रहा हूँ। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, तो ये हमारा MUX है जो कि फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हमारा प्राइस है जो कि हमेशा फिक्स होता है। तो जब MUX प्राइस के इक्वल हो जाए, वही पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, यही पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोले, जब हमारा MUX कर्व PX कर्व को इंटरसेक्ट करे, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में व्हेन आर MUX कर्व intersects the PX curve at point E, that point E will be called consumer equilibrium point। तो ये एक बात थी यहाँ पे हमने जो बताया आपको बार बार, है ना। और ये जो येलो का क्या मीनिंग है, देखिए आप छोटा सा बात समझिए। पहला जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखिए, उसने पहला आइसक्रीम कंज्यूम किया और उसको 8 का सेटिस्फेक्शन मिला। प्राइस कितना पे किया उसने, 5 का। तो 8 माइनस 5, 3 का फायदा हो गया ना उसको। सेटिस्फैक्शन मिला 8 रुपीज़ के इक्वल, प्राइस पे किया 5 रुपीज़, तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, 3 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ऐसे ही सेकंड वाली यूनिट से उसको अगर आप देखो तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला था, मैं पुराने टेबल से बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे भी देख लो, सेकंड वाले आइसक्रीम से उसको मिला 7 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन, और उसको प्राइस कितना पे करना पड़ा, 5 रुपीज़। तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, 2 रुपये, 2 रुपीज़ के इक्वल का उसको फ़ायदा हुआ। तो ये 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपी, 0 रुपीज़ का जो ये एरिया बना ना, ये वाला, ये उसके फ़ायदा यानी कि बेनिफिट का बना। कंज्यूमर को होने वाला फ़ायदा ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो देख रहे हो ना ये EFG, देखो ये तो E है, ये F है पॉइंट, और ये G है। आप कहोगे सर आपने ये जो है ना ट्राइंगल ऊपर तक क्यों नहीं कनेक्ट किया, है ना, G तो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपने ऊपर तक कनेक्ट क्यों नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया, लास्ट वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि कभी भी MUX वाला जो कर्व है Y एक्सिस को टच नहीं करता है, इसलिए हमने उसको यहीं पर ही छोड़ दिया और केवल येलो को यहाँ पर हमने एरिया ऐसे करके दिखाया। तो ये जो एरिया है येलो वाला, ये कंज्यूमर का फ़ायदा हो गया, प्राइस कम पे करना पड़ा और उसको फ़ायदा बेनिफिट सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिला। तो जो ये एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट मिला वही हमारा येलो वाला एरिया, दैट मीन्स कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर का बेनिफिट एरिया है। ठीक है जी, इस वाली स्लाइड को भी आप एक बार फिर से देख सकते हैं पॉज करके, बैक करके, ताकि आपको ये और क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर हमने आपको ये जो सिंगल कमोडिटी केस में जो 2 फार्मूले होते हैं, दोनों तरीके से आपको टेबल की हेल्प से, है ना, 2 टेबल थी ना, पहले हमने आपको ये वाली टेबल दिखाई है, फर्स्ट वाला फार्मूला जहाँ मेरा कर्सर है इसको शो करने के लिए। फिर हमने आपको दूसरी टेबल दिखाई सेकंड वाले फार्मूले को शो करने के लिए। फिर मैंने आपको लास्ट वाला कॉलम एक्सप्लेन किया, ताकि दोनों ही मेथड से हमारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं ऐसा हम प्रूव कर सकें। और फिर हमने इसी बात को ग्राफ पे दिखाया, ये ग्राफ पे आ गया। इसको पॉज करके आप फिर से बैक करके देखें एक बार, है ना, इस पूरे को दोबारा सुने, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, समझ में भी आएगा। समझ में आना ज़रूरी है, लर्न तो अपना हो ही जाता है चीज़ें ना समझ में आने के बाद। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केसेस। अब तक जो हमने पढ़ा सिंगल कमोडिटी का पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं 2 कमोडिटी का विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। वाई ऑफ 2 कमोडिटीज, अब यहाँ पे हम लोग जो 2 कमोडिटीज वाला फंडा है इसका वाई पढ़ रहे हैं कि यार ये हम पढ़े क्यों रहे हैं, है ना। इसका आंसर यहाँ पे आया है, देखिए, law of DMU which we studied in the preceding slides applied in the case of only one commodity। जो लॉ ऑफ DMU हमने पढ़ा था ना लास्ट वाली क्लास में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो केवल सिंगल कमोडिटी की बात करता है। बट इन रियल लाइफ वी कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। ये तो पक्की बात है ना, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में एक ही कमोडिटी यूज करते हैं, हम तो मल्टीपल करते हैं। तो देयरफॉर here we assume that consumer is consuming 2 commodities good X and good Y। आप कहोगे सर 2 ही कहाँ करते हैं, हम तो और भी ज़्यादा करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए, इकोनॉमिक्स में समझाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मान लिया। अब 3-4 का बनाने बैठेंगे तो ये 2 का समझना स्टूडेंट्स के लिए भारी होता है। अब 3-4 का कैसे समझोगे आप, तो हमने मोर देन 1 करके 2 का हमने मान के यहाँ पे आपको सोल्व करके बताया, सारी चीज़ें बताएंगे अभी। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 कमोडिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा भी हुआ है, फॉर सिंप्लिसिटी वी डू नॉट स्टडी 3 और मोर गुड्स हेयर। सिंपल करने के लिए, अपने टॉपिक को इजी बनाने के लिए हमने मोर देन 1 तो किया,
पर 2 पर आकर हम रुक गए, 3 या 4 नहीं किया हमने। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू स्टिल वर्क्स हेयर बिकॉज इट इज यूनिवर्सल। अब 2 कमोडिटीज के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। मतलब जो हम ग्राफ बनाए अगर इस तरह से, तो हमारा एक के बाद एक का यूनिट का जो सेटिस्फैक्शन है वो गिरता हुआ चला जाएगा। ऐसे हमने जो बताया था वो बात यहाँ पर भी काम करती है, ऐसा हमने यहाँ पे लिखा। स्टडिंग टू गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस स्लाइड पे, इसके कुछ और भी नाम है, क्या देखते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, या उसके हेल्प से जो सिंगल कमोडिटी के केस में था वो क्या था, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब क्या है, इसका नाम क्या है, दो केस में, दो गुड्स के केस में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। और देखते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक, और गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। आपको याद होगा जब हमने आपको डीएमयू पढ़ाया था ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका नाम था गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पे हम 2 कमोडिटीज पे आ गए हैं, तो अब इसका नाम क्या रख दिया, गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब डरना मत, ऐसा नहीं कि इसके बाद थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, बस 2 ही हैं, फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। इस तरह से इसके अलग अलग नाम हैं। आप कभी भी एग्जाम में डिफरेंट नाम देख करके आप डरे नहीं, वही पूछ रहा है जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं जी। वही स्लाइड हमारी कंटिन्यू हो रही है, वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड वेयर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम गुड एक्स इक्वल टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम गुड वाई। हमने बोला ना कि 2 गुड्स पढ़ रहे हैं, तो एक गुड का नाम हमने रख दिया गुड एक्स और दूसरे गुड का हमने नाम रख दिया गुड वाई। तो पहले वाले गुड यानी कि गुड एक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी इक्वल हो जाए दूसरे वाले गुड यानी कि गुड वाई के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, तो वहां पर हमारा ओवरऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक है, आप आने वाले स्लाइड्स में अभी जो आएगा उसकी में आपको और क्लैरिटी आएगी। देखिए, अब जो ये गुड एक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कैसे निकाला हमने, अभी तो बताया था लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, ये पढ़ चुके हैं आप, है ना। ऐसे ही हमने अब क्या किया, गुड वाई का निकाल दिया, MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। MUM तो दोनों में कॉमन है, वो तो मनी है ना, मनी तो हर जगह कॉमन रहता है। तो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, ये सारा का सारा जब इक्वल टू हो जाए MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM के, तो वहां पर हम मानेंगे कि 2 गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको मिल गया। और देखिए क्या इसमें, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अब इस वाले ना इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया जी। आपने देखा इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, MUM MUM। अब इसको एक टाइम 2 बार लिखने की बजाय इसको एक ही बार लिखेंगे। देखो, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ऐसा हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और देखो जी, सिंस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, बताया था ना कि MUM तो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो हमेशा 1 होता है। द फाइनल फॉर्मूला कैन बी रिटर्न एज फॉलोज। अभी तो जो बताया था वो डेरिवेशन है, फाइनल फॉर्मूला अब आएगा ये वाला, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये फार्मूला है जो आपको इंपॉर्टेंट है और जो याद रखना है 2 गुड्स के केस में, ये फार्मूला आपको याद रखना है, MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, और देखते हैं जी, कुछ और आया साइड में, इफ MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। अब इक्वल टू वाला जो कंडीशन है वो तो मतलब एक ही बार आएगा ना। मान लीजिए x की जगह पर चॉकलेट्स है, y की जगह पे आइसक्रीम है ना, तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा इक्वल इक्वल आ जाएगा, तो वो तो एक ही बार आएगा। इक्वल वाला जो सिचुएशन है वो तो एक ही बार आएगा ना। तो अगर ऐसा है फिलहाल कि MUX अपॉन PX की वैल्यू ज़्यादा आ रही है MUY अपॉन PY की वैल्यू से, तो क्या डिसीजन होगा कंज्यूमर का, देखिए, कंज्यूमर विल बाई मोर गुड X एंड लेस गुड Y। अब उसको कंज्यूमर को X वाले गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, क्योंकि ग्रेटर देन है, इसलिए वो X गुड ज़्यादा यूज़ करेगा और
वाई गुड कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसके अपोजिट देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा हो जाए कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन हो एम यू वाई अपॉन पी वाई के, तो क्या करेंगे जी? तो ये होगा कंज्यूमर विल बाई मोर गुड वाई एंड लेस गुड एक्स। उससे अपोजिट हो जाएगा, अगर कंज्यूमर को वाई गुड से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो वाई को कंज्यूम करेगा एक्स की बजाय। ठीक है ना? और दोनों अगर इक्वल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, जो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हमने, तो क्या होगा? कंज्यूमर विल नाइदर बाय गुड एक्स नॉर गुड वाई एनी मोर। कंज्यूमर बोलेगा भाई साहब बहुत हो गया, खा खा के मेरा पेट भर गया, अब ना मुझे एक्स चाहिए ना मुझे वाई चाहिए, ना चॉकलेट चाहिए ना आइसक्रीम चाहिए, मैंने जितना खाना था खा लिया। तो दोनों से मिलने वाला जो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स या एम यू वाई अपॉन पी वाई है, वो दोनों इक्वल हो चुके हैं, मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो चुका, अब मैं और नहीं खाऊंगा दोनों में से कोई भी चीज़। तो वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, और देखते हैं अगली स्लाइड्स में इसका और क्लैरिटी आपको आएगा। देखिए वही हमने जो टॉपिक चल रहा है टू कमोडिटीज वाला कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है ये बातें देखते हैं। वी आर गिवन, मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया प्राइस ऑफ गुड एक्स। मान लीजिए गुड एक्स क्या है हमारा, आइसक्रीम्स है, और हर आइसक्रीम का जो प्राइस है यानी कि पी एक्स वो 10 रुपीज़ की आइसक्रीम है। ठीक है, सिमिलरली प्राइस ऑफ गुड वाई चॉकलेट्स, पी वाई, हर चॉकलेट का प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई आपको। एक बात और लिखी हमने क्या कि कंज्यूमर की जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर की इनकम का वो हिस्सा जो हिस्सा कंज्यूमर ने इन दोनों चीज़ों पर आइसक्रीम और चॉकलेट्स पर खर्च करना एग्री किया है, वो है हमारा ₹55। कंज्यूमर की जेब में 55 रुपये है जी, अब वो 55 रुपये जाकर लेकर के मार्केट गया, उसने बोला आज आइसक्रीम और चॉकलेट खाऊंगा। एक आइसक्रीम 10 रुपये की है और एक चॉकलेट 5 रुपये की है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए साहब, अब हमने यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि जो एम यू एक्स है यानी कि जो फर्स्ट आइसक्रीम से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 50 का है, सेकंड आइसक्रीम से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 35 है, थर्ड आइसक्रीम से 28 सो ऑन लिखा हुआ है यहाँ पर हमने। ऐसे ही हमने चॉकलेट्स का लिखा हुआ है यानी कि एम यू वाई लिखा हुआ है हमने। तो फर्स्ट चॉकलेट से कितना 20, सेकंड चॉकलेट से कितना सेटिस्फेक्शन 15 सो ऑन, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो देखेगा कि वो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता कि यार कि आइसक्रीम का ज़्यादा है तो आइसक्रीम पहले खाएंगे। आप कह सकते हो ना सर ये तो 50 इज़ ग्रेटर देन 20, तो उसको तो आइसक्रीम पहले खा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि यार आइसक्रीम है भी तो महंगी है ना, आइसक्रीम 10 रुपये की है और चॉकलेट 5 रुपये की है। तो आइसक्रीम महंगी है तो अब ये ऐसा थोड़ी कि केवल ये एम यू ग्रेटर देन है एम यू वाई से तो आइसक्रीम खा लेगा, नहीं, वो देखेगा कि प्राइस भी तो में डिफरेंस है। तो अब इस प्राइस के डिफरेंस को बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक और ढंग से सोचना शुरू किया। क्या? उसने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकाला। कैसे किया? 50 को एम यू एक्स को उसने प्राइस यानी कि 10 रुपीज से डिवाइड कर दिया। 50/10 इज इक्वल टू 5.0। इसको नाम दे दिया उसने ए ऑप्शन। ऐसे ही उसने एम यू वाई अपॉन पी वाई निकाला। चॉकलेट सस्ती है ना, इसलिए क्या किया उसने, एम यू वाई 20 को उसने 5 रुपए के प्राइस से डिवाइड किया, यहां पर उसने निकाला 20/5 इक्वल टू 4.0। इसको उसने बोला ऑप्शन बी। अब वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से चूज करेगा। तो देखिए यहाँ पर 5.0 इज ग्रेटर देन 4.0 यानी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, तो वो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की तरफ जाएगा, वो ऑप्शन ए को चूज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 जो है 4 से ज्यादा है। तो अब वो पहला चॉइस क्या करेगा, पहला चीज क्या खाएगा, वो आइसक्रीम खाएगा जी। मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए वो पहला जो उसने कंज्यूम किया, पहला आइटम वो आइसक्रीम था, वो कंज्यूम कर चुका है, तो ये ऑप्शन तो गया। जहाँ पे मेरा कर्सर भी मूव कर रहा है ये ऑप्शन तो मैंने हमने टिक कर दिया, ये वाला यहाँ पे टिक किया, दैट मीन्स वो तो उसने कंज्यूम कर लिया। अब वो देखा अब अगली चीज़ क्या खाऊं मैं, आइसक्रीम या चॉकलेट। तो अब उसने जो ये एक ऑप्शन बचा है उसके बाद दूसरे ऑप्शन का तरफ वो गया। देखिए आ गया ना यहाँ पे। तो अब उसने क्या किया, इस वाले को जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको इससे कंपेयर किया, दैट मीन्स ऑप्शन बी को ऑप्शन सी से कंपेयर किया। देखिए 35 जो कि एम यू एक्स था अपॉन उसका प्राइस जो कि 10 था, किसका, आइसक्रीम्स का, 35/10 इज इक्वल टू 3.5।
अब उसने इसको और इसको कंपेयर किया, पहली चॉकलेट को दूसरी आइसक्रीम से कंपेयर किया, क्योंकि पहले आइसक्रीम तो खा चुका है वो। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली 4.0 इज ग्रेटर देन 3.5, दैट मीन्स MUy अपॉन PY इज ग्रेटर देन MUx अपॉन PX। अब वो क्या कंज्यूम करेगा? वो ये वाला कंज्यूम करेगा। इसको भी टिक कर देते हैं हम लोग। तो इसने ये वाला भी कंज्यूम कर लिया। अब उसके पास ये ऑप्शन बचा जहां पे मेरा कर्सर है अभी। अब वो इसको कंपेयर करने के लिए दूसरे गुट की तरफ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि MUy जो सेकंड वाली चॉकलेट थी, उसने देखा कि सेकंड चॉकलेट से जो MUy मिल रहा है 15 मिल रहा है, प्राइस है उसका 5, 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3.0। ये ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब वो सी में और डी में कौन सा ज्यादा है? आपको दिख ही रहा है कि MUx अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUy अपॉन PY। 3.5 इज ग्रेटर देन 3.0। क्या कंज्यूम करेगा वो? आइसक्रीम कंज्यूम करेगा। तो देखिए उसने ये वाला ऑप्शन भी कंज्यूम कर लिया। अब ठीक है ना, अब वो दो आइसक्रीम खा चुका है और एक चॉकलेट खा चुका है। अब उसके पास ये दूसरी चॉकलेट का ऑप्शन बचा हुआ है। इसको कंपेयर करने के लिए अब उसने नेक्स्ट कंपेयर किया, क्या? थर्ड आइसक्रीम। अब वो क्या कर रहा है? सेकंड चॉकलेट को थर्ड आइसक्रीम से कंपेयर कर रहा है। अब वो कहेगा कि जी मेरे को आइसक्रीम से कितना मिलेगा? थर्ड आइसक्रीम से MUx 28, प्राइस कितना पे करना पड़ेगा? 10। तो MUx अपॉन PX कितना आ गया? 2.8। ऑप्शन ई के अंदर MUx अपॉन PX क्या आ रहा है? 2.8। अब वो इसको इससे कंपेयर करेगा, है ना, सेकंड चॉकलेट को थर्ड आइसक्रीम से कंपेयर करेगा। क्या खाएगा वो? आपको दिख ही रहा है 3.1 सॉरी 3.0 इज ग्रेटर देन 2.8। अब वो सेकंड चॉकलेट को कंज्यूम करेगा, परचेज कर लेगा इस तरह से। ठीक है, अब ये बच गया। अब तक आप एक चीज और देखिए, वो कुल कितना खर्चा कर चुका है। दो आइसक्रीम उसने खा ली 10-10 रुपए की, तो 20 रुपीज तो ये हो गया। और 5-5 रुपीज की उसने दो चॉकलेट्स खा ली, तो अब 10 रुपीज हो गए। 20 एंड 10 यहाँ पर अब तक 30 रुपीज खर्च कर चुका है। उसके पास जेब में थे कितने? 55 रुपीज, और बचे पैसे हैं और खाएगा अभी वो। देखिए अब वो इस वाले ऑप्शन को इससे कंपेयर करेगा अगले वाले से। देखिए इस वाले से, तो MUy कितना था? MUy 10 अपॉन प्राइस कितना है चॉकलेट का? 5। 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2.0। दोनों में से क्या चूज करेगा? वो करेगा जी ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये बड़ा है, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको। तो क्या करेगा वो यहाँ पर? वो थर्ड वाली आइसक्रीम कर लेगा। इसी तरह से अब इस वाले को, थर्ड चॉकलेट को, वो फोर्थ वाले आइसक्रीम से कंपेयर करेगा। अब वो देखेगा दोनों इक्वल इक्वल है जी। अब तो मैं आपको सारा कैलकुलेशन नहीं बता रहा, आप खुद से कर लेंगे, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, तो आप समझ जाएंगे। तो अब वो देखेगा कि यार कि 2.0 इक्वल इक्वल है, दोनों में से कोई सा पहले खा लो। मान लीजिए उसने पहले ये वाला खा लिया, थर्ड वाला चॉकलेट खा लिया, तो क्या होगा? उसने थर्ड चॉकलेट कंज्यूम कर लिया। अब जो बचा उसने फोर्थ वाला आइसक्रीम भी कंज्यूम कर लिया, है ना। अब आपने देखा हमने जो लास्ट वाली स्लाइड में प्रूव किया था ना, जहां पर हमारा MUx अपॉन PX इक्वल टू MUy अपॉन PY हो जाए, है ना। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, जहां पर ये MUx अपॉन PX इक्वल टू हो जाए MUy अपॉन PY, तब उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। देखिए यहां पर 2.0 2.0 इक्वल इक्वल हो गया। अभी तक नहीं हुआ था कहीं पे भी, देख लो आप। 5.0 4.0 सो ऑन, कहीं पे भी इक्वल इक्वल नहीं होता। अब आके इक्वल हुआ है 2.0 इक्वल टू 2.0। अब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम कहेंगे कि जी उसने 4 आइसक्रीम खाकर और 3 चॉकलेट खाकर अब उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गया। अब उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। वो मतलब आप समझो, मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखिए देखिए 4 आइसक्रीम और 3 चॉकलेट ही उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इन क्वांटिटी में वो ज़रा भी कम या ज़्यादा नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो कम कर लेगा। ये हमने यहाँ पे शो किया। जो बाकी के 3 बचे हैं यहाँ पे नीचे, इनको वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका है। हम देख लेते हैं कि फिगर क्या है। देखिए इन सबको वो इग्नोर कर देगा। जहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, डबल टिक ये बीच में लगा हुआ है, केवल वही कंज्यूम करेगा वो। ठीक है, तो अब तक कुल कितना खर्चा कर दिया उसने, ये भी देख लेते हैं। 4 आइसक्रीम्स कितने का हो गया? 4 आइसक्रीम हो गया जी
₹40 का, और 3 चॉकलेट्स कितने का हो गया? ₹15 का। कुल मिला के कितना हो गया? ₹55। तो उसके पैसे, अब जितना इनकम था ना, डिस्पोजेबल इनकम 55, ये पूरा उसने खर्च भी कर दिया, उसका सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम हो गया। तो ये ही पॉइंट पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव किया। तो हमने क्या, जो की पॉइंट क्या है यहाँ पे, टेक अवे क्या है इस वाली बात का, कि ये जो फार्मूला है इसी को टेस्ट करना होता है कि ये कहाँ पे जाके इक्वल इक्वल होंगे। वही पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी। और क्या इस पे देखिए, हमने क्या क्या प्रूव किया, वही बात जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है ना। यही फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और 2.0 जो यहाँ पे हमने जी और एफ, दो ऑप्शन थे ना, जी और एफ, तो जी और एफ यहाँ पे शो किया हमने, ये इक्वल इक्वल हो गए। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग 4 आइसक्रीम्स एंड 3 चॉकलेट्स। जो बात यहाँ पे लिखी हुई है वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रह जाए फिर से बैक कीजिए वीडियो को, थोड़ा सा इस स्लाइड को फिर से पढ़िए। आज जो थोड़ा मेहनत कर लोगे ना 2 बार पढ़ने का, वो आपको बहुत काम आएगा। और आपने जल्दबाजी में समझ में आया भी नहीं ठीक से, और आप आगे बढ़ गए, फिर आपने वीडियो पूरी कर ली, फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे आ गए, तो फिर वो बेकार है। मतलब वो आप ना, अभी आपको समझ में नहीं आया, बाद में आप क्या लिख के आओगे। तो बेटर है पॉज करो। इसलिए ना आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो कभी कभी लेंदी हो जाती हैं। वो होने, मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेंदी होने से। अगर कम स्टूडेंट्स देखेंगे, मेरे वॉच टाइम कम आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो देखेगा ना इस वीडियो को लेंदी होने के बावजूद भी, उसको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसको ये नहीं रहेगा कि यार ये कैसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होगा उसको। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है शुरू में। बाद में तो ये सब बातें बहुत आसान हैं। अगर आप मेरे इस वाली स्लाइड को पढ़ाने के बाद खुद से एक बार देखोगे ना कि कैसे कैसे किया था, तो आप कहोगे कि यार बेकार में सर ने इतना इतना एक्सप्लेन करके बताया, सिंपल सी बात है यार, ऐसे ऐसे करते तो हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा, तो ऐसे ही लगना चाहिए आपको, है ना। हमारी ड्यूटी है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की, तो हम कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट में समझाएंगे तो फिर तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा ना, इसलिए। और देखते हैं आगे। वही 2 कमोडिटीज का केस हमारा कंटिन्यू कर रहा है। देखिए इसको ग्राफ पे कैसे हम देखें, ग्राफ पे अगर दिखाना चाहे तो कैसे दिखता है, सेम बात। देखिए ये हमारा ग्राफ है, थोड़ा टिपिकल सा है। ये एग्जाम्स में कम आता है, पर आपको केवल समझाने के लिए हमने ऐसा बता दिया कि ये तो क्या है, ये एक थोड़ा स्पेशल ग्राफ है। इस ग्राफ में ना ये 2 ग्राफ को मिक्स कर दिया हमने, 2 ग्राफ को एक ही जगह बना दिया। तो इसका जो एक्स एक्सिस है वो तो कॉमन है, पर एक्स कमोडिटी के लिए जो वाई एक्सिस था वो अलग बना दिया, और वाई कमोडिटी के लिए जो जेड एक्सिस है वो हमने अलग बना दिया। तो जो वाई कमोडिटी थी ना, मतलब आपका समझिए जो चॉकलेट्स थे, चॉकलेट्स का तो एम यू एक्स है ये वाला, और जो आइसक्रीम्स थे उसका एम यू एक्स है ये वाला। तो जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाए ना, ई पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, जैसे 2.0 इक्वल टू 2.0 हमने शो किया पहले, तो वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। सिंपल करके हमने लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से। अभी तक जो चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के सारे फार्मूले इस वाली स्लाइड के इस बॉक्स में दिए हुए हैं। मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा, आप चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। हमने यहाँ पे टीयू का फार्मूला, एमयू का फार्मूला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, सबके फार्मूले हमने दिए हुए हैं। तो आपको ये वाला जो बॉक्स है ना, ये अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए। एक बार अपने अपने हाथ से लिख लिया ना, ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। और याद नहीं, ऐसे लिखा नहीं अगर अपने अपने हाथ से, तो फिर आपको ना ये लगेगा कि मुझे आता है, और जब लिखने बैठेंगे एग्जाम्स में तब आप थोड़ा सा चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना। तो बेटर है कि आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए नोटबुक में। और देखते हैं जी, इस वाले टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। कुछ खास टॉपिक्स हैं, कुछ खास क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या क्या एम चेंज होता है कभी? हमने अभी आपको बताया कि एम यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो भी 1 होती है हमेशा। 1 एम इज इक्वल टू 1। तो क्या ये कभी चेंज भी होती है? इसका आंसर हम यहाँ पे कर रहे हैं। It is assumed that marginal utility of money never, oh sorry, it is assumed that marginal utility of money remains constant. हमने assume किया हुआ है। It does not fall या decline like MUX। ये MUX की तरह ना ये fall नहीं करती, constant रहती है, ऐसा हमने इकोनॉमिक्स में assume किया हुआ है। जबकि MUM is actually the buying power of the currency we have।
आपकी जेब में 100 रुपए का जो नोट है ना, वो 100 रुपए का नोट कितना सामान खरीद सकता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि आप मार्केट गए, 100 रुपए के आपको टमाटोज खरीदने हैं, हो सकता है किसी सीजन में आपको 100 रुपए के 5 किलो टमाटोज मिल जाए, लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर सीजन जहाँ पर टमाटोज कम आ रहे हैं मार्केट में, हो सकता है 100 रुपए के आपको 1 kg ही टमाटोज मिले। इसलिए तो उसकी ना जो बाइंग पावर है वो चेंज होती रहती है। वही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या? इन रियल लाइफ इट मे चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, बट फॉर स्टडिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। हमने अज्यूम कर रखा है जी कांस्टेंट है, इसके बारे में, इसके आगे हम सोचते ही नहीं, हम मानते नहीं कि चेंज होती है, हमने ऐसे अज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट होती है, बस उसी के हिसाब से हमने अपने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस और कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? क्या इसकी हमारी जो हमने अभी तक पढ़ा ना, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटीज वाला, इसकी अजम्पशंस क्या क्या है देखते हैं। नंबर ए, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। सबसे पहले एजम्पशन तो यही है कि हमने ये माना हुआ है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में शो कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में ना, कि मेरे को 3 का मज़ा आया, 10 का मज़ा आया, ऐसे चॉकलेट खा के मुझे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो 10 जो है हमने अज्यूम किया हुआ है, एक्चुअली सेटिस्फैक्शन को नंबर में नहीं शो कर सकते आप, कोई भी नहीं कर सकता, हमने अज्यूम किया हुआ है कि कर सकते हैं, तो ये इसका पहला अजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन, MUM रिमेन्स कांस्टेंट, अभी बताया था कि ये कांस्टेंट रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सी देखिए, लॉ ऑफ DMU होल्ड्स गुड और रिमेन्स ट्रू, कि हमेशा लाइफ में जो लॉ ऑफ DMU है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमेशा काम करता है, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। मान लीजिए कोई किसी बंदे का जो है ना, वो रैशनल नहीं है, कोई कंज्यूमर अगर रैशनल नहीं है तो हो सकता है वो इस लॉ पर ना टिके, वो जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़े, ऐसा शायद हो सकता है किसी केस में, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे, हमने तो अज्यूम कर लिया कि हमारा लॉ ऑफ DMU हमेशा काम करता है, यूनिवर्सल लॉ है। डी पॉइंट देखिए, पॉइंट डी, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर क्या है हमारा? लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है, लॉजिक से डिसाइड करने वाला बंदा है ना, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो काम करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। ही रियली वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है क्योंकि वो रैशनल है, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। हम यहाँ पे पैशनेट कंज्यूमर, इमोशनल कंज्यूमर, इनसेन कंज्यूमर है ना, वो उनकी बात नहीं कर रहे, हम रैशनल कंज्यूमर की ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस और मेन क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस? जो अब तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में, टॉपिक नंबर 2.2 और 2.3 में, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है? तो एक ही लिमिटेशन है कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेंशन कर सकते हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो अब तक जो हमने ये अज्यूम करके पढ़ा, यही इसकी ना ये लिमिटेशन है कि यूटिलिटी एनालिसिस अगर इस अज्यूमशन को हटा दे तो पूरा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो ये अज्यूमशन को लेकर के चलता है, इसलिए इस टॉपिक का एग्जिस्टेंस है, वरना नहीं है। अगर हम माने कि सर रियल लाइफ में तो होता नहीं है नंबर्स में मेंशन करना, तो कैसे करेंगे फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट? उसके लिए फिर हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे इससे अगले वाले टॉपिक में। तो दोनों ही पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में दोनों हैं, तो ऐसा नहीं आप करना कि आपने छोड़ दिया पहले वाला, नहीं नहीं नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो अगला पढ़ेंगे उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, तो मैं आपको ना यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली फ्रूट्स एंड केक्स, केवल फ्रूट्स खाता है और केक्स खाता है। ईच फ्रूट इज प्राइस्ड ₹4 एंड ईच केक इज प्राइस्ड ₹5। हर एक फल का, यानी कि मान लीजिए एप्पल है, तो हर एप्पल का प्राइस है ₹4 और हर केक का प्राइस है ₹5। ठीक है, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फ्रूट यानी कि MUF इज 5 एंड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम केक यानी कि MUC इज 4। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम? अब हमसे पूछ रहा है कि क्या कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, बताइए, और साथ में ये भी बताइए व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इन सच अ सिचुएशन? इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो क्या डिसाइड करेगा? यूज यूटिलिटी एनालिसिस, इसकी हेल्प से हमको बताना है। अब इसको आप कैसे करोगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आप,
जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है अब आप उसको नोट करोगे। कैसे मैं कर रहा हूँ देखिए। देखिए हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन स्टेटमेंट में दी हुई है उसको हमने लिख लिया। क्या? फ्रूट को हमने मान लिया x और केक्स को हमने मान लिया y। पी एक्स यानी कि फ्रूट का प्राइस कितना है, पी एक्स इज इक्वल टू 4, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना फ्रूट इज प्राइस 4। पी वाई क्या है, जो केक का प्राइस है वो 5 है, तो हमने क्या लिखा, पी वाई इक्वल टू 5, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ईच केक इज प्राइस ₹5। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है सेम यहाँ पर लिख ली। आगे भी देखिए, एम यू एफ जो था 5 था, तो हमने यहाँ पे एम यू एक्स इक्वल टू 5 कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्रूट इज इक्वल टू हमने एक्स माना हुआ है। और ऐसे ही हमने जो एम यू सी था, यानी कि हमने केक को वाई मान लिया था, तो एम यू वाई हमने 4, यहाँ पे हमने 4 मान लिया। तो इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन को लिख लिया। अब हमको टेस्ट क्या करना है, दो बातें। कौन कौन सी? देखिए, हमको ये दो बातें फाइंड आउट करनी है कि ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई। करते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स के लिए हमने क्या लिखा, 5/4, और एम यू आई पी वाई के लिए क्या लिखा, 4/5। वही जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी थी वही वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। कौन सा बड़ा है? क्या दोनों इक्वल टू है? आप बताइए देख करके। नहीं है ना इक्वल टू, तो क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से कि 5/4 विच इज 1.25 इज ग्रेटर देन 4/5 विच इज 0.8, है ना। ऐसे आप ना भी निकालने मैथमेटिक्स में कोई बात नहीं, इतना लिख दे तो भी चलेगा। तो 5/4 इज ग्रेटर देन 4/5। इक्वल टू तो नहीं है ना, इसका मतलब कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये हमने एक बात जानी, तो हम इसी साइन को ऊपर भी लिख देते हैं। देखिए, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। चूंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ पा रहा, इसलिए हम कहेंगे कि कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब उसका डिसीजन क्या होगा, रैशनल कंज्यूमर का जो डिसीजन था वो क्या होगा, अब देखते हैं। देखिए, चूंकि उसको एक्स वाले गुड से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, तो वो एक्स की क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे जो उसका आंसर है वो क्या आएगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखिए हमने यहाँ पे पाया कि कंज्यूमर को एक्स गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये जो है पहला लाइन, ये तो हमारा पहला आंसर हो गया कि नॉट है जी, इक्विलिब्रियम में अभी अचीव नहीं हुआ। अब क्या करेगा डिसीजन वो, कंज्यूमर ही और शी विल इंक्रीज द कंज्यूमशन ऑफ गुड एक्स विच इज फ्रूट्स। तो कंज्यूमर अपना गुड एक्स यानी कि फ्रूट्स का कंजम्पशन को बढ़ाएगा। कब तक? जब तक यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आ जाता। तो ये हमारे आंसर है इसका। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप से होता था ना ये, तो ये आपको सोल्व करके वहाँ पे इस तरह से दिखाना पड़ेगा। आपको वैल्यूज आपको जो स्टेटमेंट में है पहले लिखना पड़ेगा, उन वैल्यूज को फार्मूला में पुट करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन है। तो उसी हिसाब से फिर आपको ये आंसर देना होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी ग्रेटर देन आ रहा है और वो भी एक्स की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ही शी विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स विच इज फ्रूट्स। कब तक? टिल ही गेट्स टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू द mu y अपॉन पी वाई। तब तक वो उसको ना एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाता रहेगा। तो ये था हमारा टॉपिक 2.3। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको ये वीडियोस अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो लेंदी होने के बावजूद भी आपको एक बार और देख लेना चाहिए। वो आपको 2 बार देखने से ये चैप्टर या इस टॉपिक को आप बिल्कुल मास्टर आप बन जाओगे। यही हम चाहते हैं, है ना। तो काफ़ी लेंदी क्लास होगी, अब थोड़ा सा रैपअप करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे हम लोग 2.4 इस चैप्टर के, और विच उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व या बजट लाइन। 2 अलग बातें हैं, एक ही टॉपिक में हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप फटाफट से कैच कर लोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसका टॉपिक नंबर होगा 2.4। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।